स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है इक्वालिटी, समानता। क्या है इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, क्यों ये कॉन्सेप्ट अपने साथ बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स को अटैच करता है, उसको समझने की आज हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इक्वालिटी की। क्या है ये इक्वालिटी? समानता किस चीज पे आधारित होती है? हमने राज्य की बात करी, हम लोगों ने बात करी सिटीजनशिप की, और हम लोगों ने बात करी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स की। जब हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर अपने आप में एक सेंस ऑफ इक्वालिटी है। अब ये इक्वालिटी जो है आगे चल के किन चीजों को जन्म देती है? ये बात करती है लिबर्टी की, ये बात करती है राइट्स की, ये बात करती है जस्टिस की। सो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि जुड़ते हैं इक्वालिटी के साथ, उसको हमें समझना जरूरी है। एंड अगर हम लोग थिंकर्स की बात करें, चाहे वो प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, या उनके बाद वाली चेन में जितने भी थिंकर्स आए, सबके लिए इक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया और अरीना रहा था चीजों को समझने के लिए। अब अगर आपको इक्वालिटी क्रिएट करनी है समाज के अंदर, तो आप कैसे करेंगे? प्लेटो और सोक्रेटिस के आइडियाज को अगर आप समझे तो एजुकेशनल जो इक्वालिटी होती है वो सोसाइटी में सबसे जरूरी होती है। जब एजुकेशन के अंदर इक्वालिटी का सेंस आता है तो बाकी सारे आइडियाज में अपने आप इक्वालिटी बढ़ती चली जाती है। आप कई बार क्रिटिसिज्म सुनते हैं बहुत सारे होली टेक्स्ट की, चाहे वो हिंदुइज्म से जुड़े हों या किसी और रिलीजन से, जहां कहा जाता है कि इक्वालिटी बेस में नहीं है, लोगों ने उसको पढ़ा और उसका गलत इंटरप्रिटेशन लिया। वहीं जब प्लेटो जैसे चिंतक आते हैं तो इक्वालिटी को एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं, वुमेन्स के लिए इक्वल राइट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, यहां तक कि जो किंगशिप होती है उसके लिए भी कहते हैं कि वुमेन्स इज ऑल्सो डिजर्विंग टू बी अ किंग। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों को डाउट आता है कि सर प्लेटो ने कभी ये नहीं बोला कि जो है वुमेन भी किंग हो सकती है, परंतु प्लेटो जब एजुकेशन के अंदर वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, दैट मीन्स वो भी इक्वली ग्रो करेगी, तो उसके पास भी एलिजिबिलिटी है टू बिकम अ किंग। ठीक है, तो वो एक फॉर्म ऑफ इक्वालिटी है जो वहां से क्रिएट होती है। एरिस्टोटल जब आते हैं तो इक्वालिटी के नए डायमेंशंस देते हैं, कहते हैं इक्वालिटी बिटवीन टू अनइक्वल पीपल्स एंड इनइक्वालिटी बिटवीन टू इक्वल पीपल्स इज कंप्लीटली अनइक्वालिटी। ठीक है, तो इक्वालिटी क्रिएट करने का तरीका क्या है कि दो जो इक्वल पीपल हैं उनके साथ इक्वल बिहेवियर हो, और जो अनइक्वल है उनके साथ अनइक्वल बिहेवियर हो। ठीक है, उनके लिए वो इक्वालिटी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि समय के साथ साथ इक्वालिटी के सेंसेस बदलते रहे। जैसे जैसे स्टेट कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा, जैसे जैसे डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंड स्टेट आइडियाज हुआ, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हुआ, तो हर आइडिया के बीच में इक्वालिटी एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट के तौर पर सामने आया। हम बात करें अगर लिबर्टी की, आजादी की, तो आजादी क्या है? अपने आप में स्वतंत्रता है क्या? इक्वालिटी का सेंस ही है जहां पे हर कोई स्वतंत्र है पूर्ण तौर पर। ठीक है, अगर हम राइट की बात करें, अधिकारों की बात करें, तो ये क्या है? ये सबके लिए होना चाहिए। किसी भी प्रकार का इकोनॉमिकल डिफरेंसेस, फिजिकल डिफरेंसेस, जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस, रेस, कास्टिज्म, ये सब नहीं होना चाहिए। राइट मस्ट बी इक्वल फॉर एवरीवन। क्या कहा था बी आर अम्बेडकर जी ने? आर्टिकल 32 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करता है, जो इक्वालिटी को क्रिएट करते हैं। जस्टिस, न्याय, न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, सही गलत। ठीक है, ये सब जो है न्याय जो है आधारित होता है, और न्याय सबके लिए बराबर होगा। राजा के लिए भी वही न्याय है जो कि किसी मामूली से व्यक्ति के लिए है। ठीक है, तो इक्वालिटी का जो सेंस था वो हमारे बाकी सारे कॉन्सेप्ट का एक बेस सेंस बन के आ जाता है। तो हम जब शुरुआत करते हैं आइडियाज ऑफ इक्वालिटी से, तो हम इन तीन तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को यहां से कनेक्ट करते हैं। साथ ही इक्वालिटी अगर बात हो रही है स्टेट कॉन्सेप्ट के अंदर, बिकॉज हम लोग आज जब इक्वालिटी को पढ़ रहे हैं तो हम स्टेट कॉन्सेप्ट के अंदर इक्वालिटी को समझ रहे हैं, तो हम कुछ फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं। सबसे पहला है सोशल, सामाजिक इक्वालिटी, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लीगल इक्वालिटी, ठीक है, जिसको आप जुडिशरी कह सकते हैं, जस्टिस की फॉर्म में आप रख सकते हैं। फिर आती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, दैट मीन्स राजनीतिक इक्वालिटी। ठीक है, राजनीतिक समानता, आपका जिसको चाहे वोट दो, जैसे चाहे दो, जिसको चाहे वोटिंग के लिए खड़ा होना है, जो भी चाहे वो जो है लीडर के तौर पर खड़ा हो सकता है। लास्ट क्या आती है? दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इक्वालिटी, के जो अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए बराबर है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसका जिक्र जो है बार करके जाते हैं। क्या बोल के जाते हैं कि इक्वालिटी के भी नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस हो सकते हैं। अब वो कैसे? अगर इक्वालिटी प्रिविलेज के साथ हो तो वो नेगेटिव फॉर्म ऑफ इक्वालिटी होगी। ठीक है, अगर आप प्रिविलेज हटा दें तो भी प्रॉब्लम है उसके अंदर। ठीक है, अब आप इस चीज को देखिए, अगर मैं कहता हूं कि इकोनॉमिकल इक्वालिटी है दुनिया में हर जगह, ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं एक बहुत रिच मार्चेंट, ठीक है, एक बहुत अमीर इंसान जो है, ठीक है, वो एक दिन मेहनत करता है और 250 करोड़ रुपए कमाता है। आज भारत में ऐसे बहुत सारे धनी लोग हैं जिनकी एक दिन की इनकम कुछ देशों की एनुअल इनकम से भी ज्यादा है।
कैन यू इमेजिन? ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए कमाना पैसा उनका काम है, वो एक दिन में जितना पैसा कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो एक दिन में 100 रुपए भी नहीं कमाते, इतना भी नहीं कमाते कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कहेंगे सर ये तो बड़ा इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी हो रही है तो बहुत ज्यादा। पर आप देखिए, अगर हम इसको इनइक्वालिटी मानेंगे तो एक तरह से वो नेगेटिव सेंस ऑफ इनइक्वालिटी में चला जाएगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटी दोनों के पास है पैसा कमाने की। एक अपनी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके सिर्फ 100 रुपए कमा पा रहा है, दूसरी अपनी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके 250 करोड़ कमा रहा है। तो ये जो है, अगर आप इन दोनों को फ्रीली काम करने देते हो तो दैट इज पॉजिटिव फॉर्म ऑफ इक्वालिटी। हाँ, बट अगर मैं ये कहूं कि जो 250 कमा रहा है, 250 करोड़ कमा रहा है, इसको 250 करोड़ कमाने के लिए हम स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, पर इसको नहीं दे रहे हैं, तो दैट इज व्हाट? नेगेटिव फॉर्म ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, एक नेगेटिव सेंस क्रिएट हो जाता है, और ये एक तरह से इनइक्वालिटी यहां पर बन जाती है। तो कहा यह जाता है कि आप जो है बेसिकली इक्वालिटी को जब क्रिएट करते हैं तो इक्वालिटी का सेंस यही है कि आप हर किसी को अपॉर्चुनिटी दीजिए। अब अपॉर्चुनिटी को कोई गेन कैसे करता है, कोई गेन नहीं कर पाता। एक व्यक्ति वो है जो घर से निकलता है, मेहनत करता है, चाहे वो चाय बेचे, चाहे वो कुछ भी करे, वो अपने घर पे शाम को जब आता है तो 200-250 रुपए कमा के लाता है। एक वो व्यक्ति है जो घर से निकलता है, जाके गांव की चौपाल पे बैठ जाता है, 3 कप चाय पीता है उधार लेके, और सारे दिन सरकार को, कानून को, समाज को गालियां देता है और वापस आ जाता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी दोनों के पास थी, ये दोनों लोग काम करके पैसा कमा सकते थे। एक ने पूरे दिन मेहनत की, एक ने समाज को गालियां दी। तो अब ऐसी फॉर्म में हमने तो इक्वालिटी दोनों को दी थी, परंतु एक ने क्या किया? अपने समय का, अपने एफर्ट्स को बर्बाद किया, दूसरे ने उसको यूटिलाइज किया। ठीक है, तो जो इक्वालिटी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, वो ये कहती है कि हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है, दैट इज योर वे कि आप उसको किस तरह से गेन करते हैं। वही बात आती है पॉलिटिकल इक्वालिटी की। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी का सेंस बेसिकली इस चीज के ऊपर बेस्ड होता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी दो फॉर्म में होगी। पहली इक्वालिटी ये कि समाज के लिए जो इक्वालिटी होगी कि हर व्यक्ति आजाद है अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक परिवेश को चुनने के लिए, किस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा को आप चूज करते हैं। कुछ लोग हैं भारत में जो कम्युनिस्ट विचारधारा को पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पर मॉडरेट विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग रेडिकल विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग राइटिस्ट विंग को अप्रोच करते हैं। तो ये हर किसी की अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम है, इक्वालिटी है। परंतु भारत के संविधान के अंदर ऐसा नहीं कहा गया कि आपको किसी एक ही प्रकार की विचारधारा को चुनना है। जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये नहीं कहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी लड़ती आई है आजादी से पहले तक और आगे भी लड़ेगी, तो हम सिर्फ कांग्रेस को वोट देने का ही इसमें जो है ऐड करते हैं कि आप सिर्फ कांग्रेस को ही वोट दोगे अगर आपको वोट देना है। तो क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। इक्वालिटी क्रिएट की गई कि आपका जिसको मन चाहे आप वोट दीजिए, और उसका रिजल्ट भी हुआ कि आज देखिए लगातार 2 टर्म से कांग्रेस सरकार ही नहीं बना पा रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लीगल इक्वालिटी की। आप भारत का पूरा संविधान पढ़िए, पूरा का पूरा आईपीसी पढ़िए, आपको जो भी पॉइंट्स मिलेंगे सीधा सीधा बताता है कि आपको आपकी कास्ट के बेसिस पे, आपके जेंडर के बेसिस पे, आपके कलर के बेसिस पे, आपकी क्रीड के बेसिस पे, आपके रिलीजन के बेसिस पे कोई सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, सजा आपके एक्ट पे दी जाएगी जो आप सोसाइटी के अंदर करते हैं। अगर आप क्राइम करेंगे तो उसके ऊपर सजा है, अगर आप कुछ पॉजिटिव करते हैं सोसाइटी के लिए तो उसके लिए रिवॉर्ड है आपके लिए। ठीक है, सोशल इक्वालिटी बेसिकली abolition of caste system, abolition of religious based differences, abolition of gender based differences, ये सो है हमारी सोशल इक्वालिटी के एक छोटा सा एक एग्जांपल है। तो इस तरह से हम इक्वालिटी को बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। पहला तो व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्वालिटी वी रिक्वायर्ड इन अ सोसाइटी। हाँ, अब इस फॉर्म्स को भी आप अलग अलग से बांट सकते हैं, जैसे कि सोशल इक्वालिटी को मैंने आपको कहा दिया कि रिलीजियस बेसिस पे होगी, जेंडर बेसिस पे होगी, ठीक है, या फिर आपके ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे होगी। आप भारत में देखते हैं ना, कई बार अगर आपको कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट दिखे या कहीं का दिखे तो आप उसको चिढ़ाते हैं, स्लैंग्स इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए भी एक सजा को बनाया है। आईपीसी की धारा के अंदर 5 साल की सजा होगी अगर आप किसी की क्रीड के ऊपर बेसिकली उसको कोई कमेंट करते हैं, स्लैंग करते हैं। तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग सोशल इक्वालिटी। लीगल प्रोसीजर भी कहते हैं कि अगर कानून भी गलत है तो उसको सही करा जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी बेसिकली जैसा मैंने कहा कि दैट इज योर चॉइस, आप किसी को भी वोट दीजिए, आप किसी भी पार्टी को फॉलो कीजिए, दैट इज योर चॉइस। इकोनॉमिकल इक्वालिटी, भारत में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है विच इज रिस्ट्रिक्टेड। यस, देयर आर अ फ्यू प्रोफेशन विच इज रिस्ट्रिक्टेड बेसिस ऑन द एजुकेशन, योर क्वालिफिकेशन। रेस्ट ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैं चाहूं तो चाय बनाऊं, मैं चाहे तो भटूरे बेचूं, मैं चाहे तो पढ़ाऊं, मैं चाहे कुछ भी करूं,
मैंने अपनी अगर बेसिक एलिजिबिलिटी को कवर अप कर लिया है किसी भी एजुकेशन के लिए, किसी भी फॉर्म ऑफ प्रोफेशन के लिए, तो उसके बाद अब ये मेरी चॉइस है। देयर इज नो कंपल्शन कि अगर आपने डॉक्टर की डिग्री ली है तो सिर्फ आप डॉक्टर ही करेंगे। आप देखते हैं हर साल जब सिविल सर्विस का रिजल्ट आता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो पहले डॉक्टर थे या पहले इंजीनियर थे या पहले किसी ऑलरेडी सर्विसेज में थे। तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिकल इक्वालिटीज ऑल्सो। स्टूडेंट, लीगल इक्वालिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे चिंतकों का कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे जीन जेकस रोजो की किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें जो 1762 के अंदर आई, ये भी लीगल इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करती है। अर्नेस्ट बार्कर की किताब द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951, जेआर लूकस की किताब द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स 1976 जो आई, वो भी लीगल जो राइट है बेसिकली लीगल इक्वालिटी जो है उनकी बात करती है। जे लास्की की किताब द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1935 में पब्लिश हुई, ये किताब भी बेसिकली जो लीगल राइट्स है लीगल इक्वालिटी है उसको लेकर डिस्कस करती है। यहीं पर एक और किताब का जिक्र मैं करना चाहूंगा, ये भी लास्की की किताब थी जो कि 1938 में पब्लिश हुई। किताब का नाम था द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। सो स्टूडेंट, बेसिकली हम इक्वालिटी के इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, परंतु हम एरिस्टोटल का जब व्यू पढ़ते हैं इक्वालिटी के लिए तो वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी होता है। मोस्टली स्टूडेंट जब एरिस्टोटल को पढ़ के आते हैं तो वो समझते हैं कि सर एरिस्टोटल एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, इक्वालिटी का डायमेंशन क्या है। देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा व्यू है, इक्वालिटी समथिंग कॉमन बिटवीन द टू पीपल। अगर मैं बात करूं दो रिच लोगों की, these are the two people which are very rich out of their hard work, their dedication or whatever, so ये बहुत अमीर हैं और ये दो बहुत गरीब लोग हैं। ये लोग अब पार्टी में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पार्टी में आप इन दो लोगों के साथ एक गरीब इंसान को बैठा देते हैं। ऑल्दो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ये बड़ा गलत एग्जाम्पल है, बट जस्ट टू टीच यू कि फर्क क्या है, ठीक है। तो इन दो लोगों के साथ आपने इनको बैठाया तो बेसिकली कोई समाज का इंसान कहेगा कि भाई ये तो इक्वालिटी हो गई, क्या आपने छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा, अमीर गरीब कुछ नहीं देखा, साथ में बैठा दिया। हम बेसिकली सोशली पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वालिटी को इस तरह समझेंगे। परंतु अगर हम इन दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें जिन्होंने बहुत हार्डवर्क और मेहनत की है इस सीट पे बैठने के लिए, वहीं पर आप एक ऐसे इंसान को बैठा देते हैं जो फाइनेंशियली बहुत पुअर है, जिसने कोई ज्यादा हार्डवर्क नहीं किया अपनी लाइफ में, बहुत बेसिक सी अर्निंग करता रहा है, ठीक है। तो ये लोगों के लिए क्या हो गया, एरिस्टोटल इसको क्या कहेंगे, दिस इज इनइक्वालिटी, ठीक है। क्योंकि इक्वालिटी अमंग दी इक्वल पीपल्स होनी चाहिए, अनइक्वल लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं हो सकती। वहीं पे इसी तरह इन दोनों से भी गरीब किसी को आप बैठा दें यहाँ पे तो इनके साथ भी इनइक्वालिटी हो गई। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि इक्वालिटी इक्वल्स के बीच में होती है, अनइक्वल्स के बीच में इक्वालिटी नहीं होती है। पर ये एक व्यू था एरिस्टोटल का, और नो डाउट कि एरिस्टोटल जिस समाज से आते थे, जिस परिवेश से निकल के एरिस्टोटल आए थे उस समय का एथेंस, वहां पर फ्यूडलिज्म, लॉर्ड जो हुआ करते थे, धनी लोग, ये सब वर्चस्व बहुत ज्यादा था। तो एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट चाहे स्लेवरी को लेकर रहे, वुमेन्स को सिटीजनशिप से बाहर निकालना रहा हो, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट हो, उसको हम लोग सही नहीं मान सकते पूरी तरीके से। पर यहाँ पर जब डेवलपमेंट हुई समाज की धीरे धीरे और नई नई चीजें डेवलप होती रही तो धीरे धीरे इक्वालिटी को लेके जो व्यू थे लोगों के वो बदलने लगे। अब इसको एक चार्ट के थ्रू, हम टाइमलाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। हम 16th सेंचुरी का वो टाइम मान के चलते हैं जब पूरी दुनिया में धीरे 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 जो कैपिटलिज्म था वो बढ़ने लगा था, साथ ही कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद बढ़ने लगा था। ब्रिटिशर्स भी भारत आए थे, उन दिनों धीरे धीरे कंट्रीज कॉलोनाइज्ड होने लगी। 17th सेंचुरी आते आते मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थी एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, वो कॉलोनाइज्ड हो चुकी थी। यहाँ तक कि साउथ अमेरिका के अंदर भी हालात बहुत खराब थे। 18th सेंचुरी जब आया, अब ये वो समय था जब ये कॉलोनीज विरोध करने लगी थी। 1857 का विरोध भारत के अंदर हुआ था। अब ये विरोध किस चीज को लेकर था, ये विरोध उस समय इनिशियली जब हुआ था तो दैट वाज अ डिमांड ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। अगर आप मोस्टली जितने भी विद्रोह हुए, चाहे वो अमेरिकन क्रांति रही हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन रहा हो, सबका मोटो क्या था, टू क्रिएट द इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी, इन बेसिक राइट्स को लेके जो है विरोध हुए थे। परंतु अगर आप समझेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को तो जैसा मार्क्स कहते हैं कि जिन आइडियाज के साथ स्टार्ट हुआ कभी वो अचीव ही नहीं हो पाए। 16 के बाद 17th 18th सेंचुरी जब तक आई, जब तक जॉन लॉक जैसे चिंतक अपने विचार रख चुके थे, इन्होंने बता दिया था कि जो लिबरल वैल्यूज हैं, लिबरल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो किस तरह से समाज में अप्लाई होने चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन थे, रोजो के विचार थे जो फ्रीडम को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। और अब हम स्टेट को अगर समझें, स्टेट की एक अचीवमेंट को अगर हम समझें तो स्टेट की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि स्टेट ने इक्वालिटी को जब क्रिएट करने की कोशिश की तो हम दो चीजों को समझते हैं।
रूल ऑफ लॉ को मखैवली क्या कहते हैं? मखैवली किस प्रकार का विचार देके जाते हैं? मनुस्मृति भारत के अंदर वो क्या विचार देती है? अर्थशास्त्र का विचार अगर हम लोग समझे, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, मतलब कानून का राज। मखैवली ने क्या कहा था कि पॉलिटिक्स को और रिलीजन को अलग कर दो, हमें रूल ऑफ गॉड को नहीं, रूल ऑफ कोड को फॉलो करना है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज होगा यहाँ पर, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी हो समाज के अंदर। आपको क्या लगता है कि आज के समय में अगर कोई बहुत बड़ा राजनेता जो है, मैं कुछ पदों की बात नहीं करूंगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अगर आप पोस्ट को हटा दें, तो अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम करे जो कि गैर कानूनी है, तो ऐसी कंडीशन में ना सिर्फ उसको उसके पद से हटाया जाएगा, अपितु उसको सजा भी दी जाएगी, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ यहाँ कहते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जब कॉन्सेप्ट आया तो इसका मतलब ये था, बेसिकली मतलब था कि इक्वालिटी होगी, कोई भी फर्क नहीं होगा, कानून जब न्याय करेगा तो उसके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति को यह सजा दी गई, सेम क्राइम के लिए, सेम ऑफेंस के लिए, सेम रिग्रेसिटी के लिए किसी और को कोई और सजा दी गई, ऐसा नहीं होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, दैट मीन्स कानून का राज है। आज के समय में भी अगर आप बात करें तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका आईपीसी इन्हीं चीजों को फॉलो करता है। तो अब समय जब बदला 18वीं सेंचुरी के बाद, जब ये विचार उठने लगे, तो इन विचारों के उठने की बड़ी वजह थी। पहली बात तो मॉडर्न स्टेट्स की फॉर्मेशन होने लगी। मॉडर्न स्टेट अपने साथ साइंस को लेके आए, सेंस ऑफ फ्रीडम, सेंस ऑफ इक्वालिटी को लेके आए। 18वीं सेंचुरी का समय इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए सबसे बेहतर समय है, बिकॉज इसी समय अगर मैं बात करूं 1872 के अंदर वुमेन लिबरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। यही वो समय था जब कार्ल मार्क्स अपने विचार रख रहे थे, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज की बात कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर अपने आइडियाज दे रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि दैट सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, उन सब का जन्म यहां पर हुआ था। इस समय जब ये सारे चिंतक इस समाज में जो इनके समाज थे, उस समय में ये इक्वालिटी की बात कर रहे थे, लिबर्टी की बात कर रहे थे। अब इसकी वजह भी थी, 16th-17th सेंचुरी ने जिन चीजों को जन्म दिया उसमें सिर्फ कैपिटलिज्म नहीं थी, दैट वाज अ कन्वर्टेड फॉर्म, जो कि फ्यूडलिज्म, लॉर्डशिप से आई थी, चर्चेस का रूल हुआ करता था, इनइक्वालिटी थी पूरी तरीके से समाज के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था डेमोक्रेसी के आइडियाज में, उससे पहले सॉवरेनिटी के आइडियाज में या स्टेट के आइडियाज में, कि किस तरह से पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी थी। तो उस समय इक्वालिटी जो थी एक बड़ा कॉन्सेप्ट, एक सेंटर कॉन्सेप्ट बन गया था। जैसा कि कार्ल मार्क्स भी कहते हैं कि इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी होने की वजह से समाज में इतना फर्क आ चुका है कि आज जो सबसे लोअर तबका है उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूं, आपकी जेब में 5 रुपए है, मेरी जेब में 50 करोड़ है, तो कानून की जरूरत ज्यादा किसको है, आपको या मुझको? ऑफ कोर्स मुझको है। पुलिस की जरूरत किसको है? आपको है, मुझको है, मुझको है, ठीक है। तो पुलिस का निर्माण कौन करेगा? मैं करूंगा। कानूनों का निर्माण कौन करेगा? मैं करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कौन करेगा? मैं करूंगा। सारी चीजें किसके अंडर होंगी? मेरे अंडर होंगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपके साथ कुछ गलत कर दूं तो क्या इक्वालिटी हो सकती है? क्या ये लोग मेरी सुनेंगे, आपकी सुनेंगे? ऑफ कोर्स मेरी सुनेंगे। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी बॉडी हैं, वो सब किसने बनाई है? अमीरों ने बनाई है। तो ये कंप्लीट सेंस ऑफ इनइक्वालिटी है, ठीक है। स्टेट सिस्टम ही इनइक्वालिटी से भरा हुआ है, तो इसको उखाड़ के फेंको, ठीक है। रेवोल्यूशन करो और एक न्यूट्रल सोसाइटी को क्रिएट करो जो कि सबके लिए काम करे, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। अब ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज सिर्फ हम लीगल पर्सपेक्टिव्स में नहीं समझते, ये वो समय था जब इन इक्वल अपॉर्चुनिटीज की डिमांड पॉलिटिकल स्फेयर्स में भी होने लगी। डीडी रफेल्स के अगर आप आइडियाज पढ़े तो वो पॉलिटिकल स्फेयर में इन अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं बड़े तौर पर। सोशल अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो फेमिनिज्म की वेव हमारे लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है सोशल अपॉर्चुनिटीज को समझने के लिए, बिकॉज 18th सेंचुरी तक वुमेन्स के लिए कोई राइट ही नहीं था। एरिस्टोटल ने क्या कहा था? वुमेन्स आर इक्वल टू स्लेव। आप समझ सकते हैं किस तरह की वेस्टर्न आइडियोलॉजी हुआ करती थी एंड किस तरह का ऑपरेशन झेलना पड़ता था। जर्मनी में, पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप में स्पेशली अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पे था। वुमेन्स भी इक्वली काम करा करती थी, पर उनकी वेजेस, उनके वर्किंग आवर्स, बाकी सारी बेसिक फैसिलिटीज जो उनको मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं दी जाती थी। प्रेगनेंसी में भी उनको काम करना पड़ता था, अपने बच्चों को वो लेके आती थी, वहां पर वो काम करती थी जहां पे उनकी हेल्थ और उनके बच्चों की हेल्थ दोनों सफर करा करती थी। घर जाके फिर वही ऑपरेशन और पति की मार, ये सब उनको झेलना पड़ता था। तो एक ऐसा सफरेज हो गया था जिससे वुमेन्स बाहर निकलना चाहती थी। तो वुमेन लिबरेशन मूवमेंट्स की शुरुआत हुई बड़े तौर पर। फिर ये फेमिनिज्म वेव 1 2 3 4 करके आज आप सुनते हैं और उससे जुड़े हुए
रिलेटेड आइडियाज जो हैं, तो दैट वाज अ डिमांड ऑफ इक्वालिटी बेसिकली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक और इक्वालिटी हमारे सामने आई जब डीकोलोनाइजेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे वो देश जो कि अब तक कॉलोनाइज थे, किसी ना किसी देश के उपनिवेश थे, जैसे कि भारत की यहाँ बात करूं, अब धीरे धीरे उनको डीकोलोनाइज, उनको आजाद करने की डिमांड होने लगी और वो आजाद भी होने लगे। वर्ल्ड वॉर टू जब आया तो जितनी भी कॉलोनियल पावर थी, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल था, फाइनेंशियली इनकी कमर टूट चुकी थी। वर्ल्ड वॉर टू का एक्सपेंस उठाते उठाते फाइनेंशियल बर्डन इतने हो गए थे कि मजबूरी में इनको अपनी कॉलोनीज को रिलीज करना पड़ा। विंस्टन चर्चिल का बयान हम लोगों को याद है, उन्होंने कहा था मैं सारी कॉलोनीज छोड़ दूंगा अटलांटिक चार्टर में, पर इंडिया को नहीं छोड़ूंगा बिकॉज सबसे बड़ी कॉलोनी है और हमारे ही पैसे लूट लूट के ये लोग इतने अमीर बने। ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। तो इस तरह से जो इक्वालिटी थी अब यहाँ पर डिमांड होने लगी। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई, यूनाइटेड नेशन को बनाया गया। आपको पता है लीग ऑफ नेशन के फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? जब लीग ऑफ नेशन को बनाया गया तो दैट वाज अ प्लेटफॉर्म जहां पर हर छोटा बड़ा देश अपना एक पॉइंट रख सके, बात रख सके, पर वो हो नहीं पाया। इक्वालिटी क्रिएट नहीं हुई। जो सुपर पावर्स थी, ताकतवर देश थे, उन्हीं की बात चलती थी। तो जब यूनाइटेड नेशन को बनाया गया तो जनरल असेंबली की नींव रखते वक्त ये मेक श्योर किया गया कि आपकी कंट्री का साइज कुछ भी हो, चाहे आप नेपाल हो, चाहे आप अमेरिका हो, रशिया हो, भूटान हो, परंतु अगर आप यूनाइटेड नेशन का हिस्सा हैं तो आपकी एक वोट काउंट जरूर होगी। आप डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इक्वालिटी हम क्रिएट करेंगे, इसीलिए इसको आप लोग ग्लोबल पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। तो 19th सेंचुरी जो है इक्वालिटी की एक नई वेव को अपने साथ लेके आई। धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन चार्टर अपनाया गया, ह्यूमन राइट्स को लेके जो है चार्टर अपनाए गए। ह्यूमन राइट्स के चार्टर में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। जब ह्यूमन राइट्स चार्टर को डिक्लेयर कर रही थी लेडी रूजवेल्ट, तो उन्होंने जब इसको कोट किया तो उसमें आया कि ऑल मैन्स आर इक्वल। तो वहीं पर हंसा मेहता जो भारत से रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया और कहा कि नॉट ऑल मैन, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन ऑल्सो। ठीक है, तो हंसा मेहता के लिए कहा जाता है कि लेडी रोजवेल्ट ने कहा था कि आपने ये एहसान किया ह्यूमैनिटी के ऊपर इस पॉइंट को एड ऑन करा के, ठीक है, कि वुमेन और चिल्ड्रन भी है इसमें। तो इस तरह से एक नया वेव इक्वालिटी का क्रिएट होता है। अब इस चीज को समझना पड़ेगा कि जब इतने बड़े तौर पर इक्वालिटी एक मेन फ्रेम थ्योरी हो गई है, तो इसमें जितने भी देश उस समय आजाद हुए, उन देशों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस रखे, नए नए पॉलिटिकल प्रोसीजर्स को अपनाया, बट जो फोकस रहा इन देशों के प्रोसीजर्स के ऊपर वो यही रहा कि समाज के अंदर इक्वालिटी को क्रिएट किया जाए। सबसे पहले इकोनॉमिकल इक्वालिटी क्रिएट होगी, क्योंकि इकोनॉमिकल इक्वालिटी क्रिएट होगी तो हर व्यक्ति को काम करने का मौका मिलेगा, देशों की इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्रिएट होगी तो जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं, वो विदाउट इंटरप्शन जो है वर्क कर पाएंगे। लीगल इक्वालिटी होगी तो लोग ज्यादा सेफ महसूस करेंगे। सोशल इक्वालिटी होगी तो जो फर्टर्निटी है, भाईचारा है, वो बड़े तौर पर बढ़ेगा। दैट क्रिएट एक्चुअली अ स्टेबल कंट्री। तो ये एक बड़ा जो है सिनेरियो रहा उस समय पे, जिसको आज तक हम लोग देख रहे हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया, परंतु भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लिखा जो कि इक्वालिटी, फर्टर्निटी, इन सब चीजों से भरा हुआ था। और आज तक हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक मूलभूत आधार है हमारी एकता का और इस देश की अखंडता का। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट इक्वालिटी। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि इक्वालिटी क्या है, इसके डिफरेंट डायमेंशंस क्या हैं, किस तरह से ये अप्लाई होती है, एंड आने वाली क्लासेस के अंदर हम इक्वालिटी के साथ कनेक्ट होने वाले कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैं बात करूं लिबर्टी, राइट्स की और जस्टिस की, इनको डिस्कस करेंगे। एंड जब ये टॉपिक्स हम लोग कवर अप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा कि आप स्टेट से जुड़े हर टॉपिक को इजीली कनेक्ट कर सके। एक बहुत सिंपल चार्ट के थ्रू हम लोग इसको समझ पाएंगे कि सबसे पहले स्टेट आया, फिर स्टेट से जुड़ी सोवरेनिटी, सिटीजनशिप यहाँ पर आती है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है इक्वालिटी, इक्वालिटी से रिलेटेड है बाकी 3 कॉन्सेप्ट, लिबर्टी, राइट एंड जस्टिस। तो इस तरह से हमारा स्टेट और पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका जो पार्ट यहाँ पर कवर अप हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।